नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सक्सेस पॉइंट स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम जो है कक्षा 11वीं का एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आपके 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, या अंग्रेजी में कहूं तो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। तो इस पाठ को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये रोमन सिविलाइजेशन की बात की गई है, रोमन सभ्यता की बात की गई है। रोम जो शहर है वो इटली के अंदर आया हुआ है। वर्तमान में जो इटली आई हुई है उसके अंदर जो शहर आया हुआ है रोम, उसके बारे में पूरी बात की गई है इसके अंदर। ये साम्राज्य बड़ा विशाल साम्राज्य था और करीब करीब 1000 सालों के आसपास इन 3 महाद्वीपों के ऊपर उसका राज रहा था। तो इस सभ्यता को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है इतिहास के अंदर, और ये विश्व इतिहास का भाग है। एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा जटिल किस्म से दिया हुआ है पूरा साम्राज्य, तो उसको एक बार रीडिंग करके समझ में आना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो हम उसको सुलझा के और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स समझाने वाला हूं पूरे चैप्टर के। और 10 से 12 करीब पॉइंट है पूरे पार्ट के अंदर। वो पॉइंट क्या क्या है और पूरा घटनाक्रम किस तरीके से चलेगा उसको समझेंगे, और फिर अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक एक पॉइंट को अलग से स्टडी करेंगे पूरे तरीके से। तो अच्छे से पूरे चैप्टर को समझेंगे और पूरी बात समझ में चैप्टर की आ जाएगी। इन पॉइंट के साथ साथ में हम एक पूरी समरी जो पार्ट की होगी वो पूरी देख लेंगे इसके अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं इस पार्ट को, और कौन से पॉइंट इस पार्ट के अंदर आने वाले हैं उसको समझते हैं। देखिए, रोमन सभ्यता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बात यह है कि रोमन सभ्यता के अंदर उस समय जो भाषा, जैसे लैटिन भाषा इस्तेमाल की जाती थी, आज की जितनी भी भाषाएं जो यूरोप में इस्तेमाल होती है, जैसे अंग्रेजी हो गई, इन सब का उदय जो है इसी लैटिन भाषा से ही हुआ है। पुराने जितने भी स्रोत है लैटिन भाषा के अंदर लिखे हुए, यूरोप के जितने भी पुराने स्रोत है वो सारे लैटिन भाषा में मिलते हैं। तो इसलिए सभ्यता को जानना और इसकी पूरी वास्तुकला को समझना और इसके बारे में समझना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए विश्व इतिहास का भाग है। और ये एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जिसने हजारों साल तक राज किया था, तो इतने विशाल साम्राज्य के बारे में जानना भी इतिहास के अंदर जरूरी हो जाता है। तो हम इसको समझते हैं पहले तो कि किस पॉइंट से हम शुरू करने वाले हैं और कौन कौन से पॉइंट इस पूरे पार्ट के अंदर है। जब पॉइंट आपको पूरे समझ आ जाएंगे तो पूरी बात समझ आ जाएगी इस पार्ट के अंदर आखिर क्या क्या चीजें हैं जिनको हम समझने वाले हैं। एनसीईआरटी के ही सारे पॉइंट है, लेकिन उसको थोड़ा सुलझा के मैंने पूरे पॉइंट अच्छे से बनाए ताकि विद्यार्थी की बात पूरी समझ में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा रोमन सभ्यता को लेके, तो हम सबसे पहले रोमन सभ्यता के अंदर पढ़ेंगे इसका परिचय। परिचय के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले परिचय में हम पढ़ने वाले हैं मैप। किसी भी सभ्यता को जानना हो या इतिहास के अंदर किसी भी साम्राज्य के बारे में जानना हो तो हमेशा उसका मैप जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले वहां की ज्योग्राफी जाननी बड़ी जरूरी है। जब हमें मैप समझ आ जाएगा तब हमें समझ आएगा कि उस समय उन प्रांतों को क्या बोलते थे, आज के कौन से वो क्षेत्र है जिनके ऊपर उनका राज रहा था, कौन से उसके पास में नदियां आ जाती है, समुद्र आ जाते हैं, या फिर आपके महासागर भी आ जाते हैं। तो उन सब चीजों को जब हम जानेंगे तब हम अच्छे से उस सभ्यता को समझ पाएंगे। और क्योंकि 3 कॉन्टिनेंट की बात की गई है यहाँ पे, यानी 3 महाद्वीप है, तो यहाँ पे यूरोप भी आएगा, फिर अफ्रीका भी आएगा और साथ साथ में एशिया के कुछ भाग भी आएंगे। पूरे महाद्वीप नहीं, लेकिन इन तीनों के अलग अलग भाग है। जो भूमध्य सागर के आसपास के सारे भाग है वो पूरे इटली या रोमन साम्राज्य के अधीन आते थे। अब वो कौन से भाग थे वो हम इस मैप के अंदर देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा मैप का रहेगा। मैप के साथ साथ में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कालक्रम। इसका कालक्रम के अंदर हम समझने वाले हैं कि विश्व इतिहास का जो कालक्रम यहां तक का आपके दिया हुआ इस पार्ट तक का, उसको थोड़ा इसके अंदर देखेंगे। इसके आगे वाला कालक्रम आगे वाले पार्ट में देखेंगे। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद में ग्रीक की सभ्यता का उदय होता है, ग्रीक की सभ्यता के बाद में रोमन सभ्यता का उदय होता है, और रोमन सभ्यता के साथ साथ में ईरान के अंदर भी कुछ साम्राज्य होते हैं, उनके उदय होते हैं। तो वो कौन से टाइमलाइन रही है इन सब की एक साथ में, उसको भी हम इसके अंदर पूरे कालक्रम के अंदर देख लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए कि इस समय जब यहाँ रोमन साम्राज्य चल रहा था तब ईरान के अंदर क्या चल रहा था और आसपास के क्षेत्रों के अंदर कौन से छोटे मोटे साम्राज्य थे। तो वो सारी बात इस कालक्रम के अंदर हमें समझ में आ जाएगी। तो मैप समझ लेंगे हम पूरा का पूरा, फिर कालक्रम हम समझ लेंगे, और जब कालक्रम और मैप समझेंगे तो फिर हमारा दूसरा पॉइंट आएगा, वो होगा हमारे इस एम्पायर को या इस पूरे के पूरे साम्राज्य या सभ्यता को समझने के स्रोत कौन से हैं। क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो स्रोत जानने बड़े जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए, और जब तक स्रोत नहीं पता होते तब इतिहास के बारे में हम ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते। और इतिहास के अंदर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अफवाहें लिखी जाती है, खाली राजाओं के बारे में बेतुकी बातें लिखी जाती है, लेकिन ये कथन अपने आप में मूर्खतापूर्ण वाला कथन है, मेरा ऐसा मानना है। और ऐसा है भी, क्योंकि बिना स्रोत के इतिहास के अंदर कोई भी बात नहीं लिखी जाती है। किसी भी सभ्यता को जब पढ़ते हैं, साम्राज्य को पढ़ते हैं, तो उसके स्रोत पहले पता होने चाहिए, और उन्हीं स्रोतों से हम सारी बातें लेके और इतिहास के अंदर लिखते हैं। बिना स्रोत के, बिना सबूत के इतिहास के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वो आएगा हमारे कि रोमन सभ्यता को समझने के स्रोत कौन कौन से हैं, उन स्रोतों के बारे में। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तो रोमन सभ्यता को समझने के स्रोत।
देखिए, 3 प्रकार के स्रोत हमें यहां से मिले हैं जिससे हम पूरी सभ्यता समझ में आती है। अब सबसे पहले स्रोत की बात करें तो हमें जो यहाँ पे सबसे पहले स्रोत मिले उन्हें हम बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर टेक्स्ट। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं टेक्स्ट, और हिंदी के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी प्रलेख, दस्तावेज, इस तरीके के नाम हम लोग इसको देते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, पहला आ जाता है हमारा टेक्स्ट या फिर पाठ्य सामग्री। इसे अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स्ट। क्या होती है पाठ्य सामग्री? रोमन सभ्यता के अंदर बहुत सारे इतिहासकार उस समय हुए थे। बहुत से लोग उस समय इतिहास या अपने आसपास की हो रही घटनाओं को किताबों के अंदर लिखते थे। तो किताबें जो होती थी उनको अंग्रेजी में एनल्स कहते हैं। एनल्स का मतलब होता है वर्ष वृतांत, यानी पूरे वर्ष के अंदर जो जो चीजें हुई है वो पूरी की पूरी लिखी जाती थी। बहुत से इतिहासकार थे, जैसे कुछ अगर मैं नाम ले लूं तो कैसियस डियो, वर्जिल करके, ऐसे कई सारे, टैसिटस करके, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार थे इस समय रोम के अंदर, जो वर्ष के पूरे वृतांत या वर्ष के जितने भी इवेंट होते थे वो सारे के सारे नोट करते थे और लिखते थे। तो इसे हम लोग अंग्रेजी में टेक्स्ट कहते हैं और यहाँ पे पाठ्य सामग्री कहते हैं। तो स्रोतों को समझना बड़ा जरूरी है। वैसे इतिहास के अंदर स्रोत की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत, जिसे हम अंग्रेजी में लिटरेरी सोर्स कहते हैं, ये लिटरेरी सोर्सेज का भाग है। दूसरे होते हैं पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि भौतिक अवशेष अगर आपको मिलते हैं तो वो। और तीसरे होते हैं आपके फॉरेन ट्रेवलर्स वाले सोर्स, यानी कि जो विदेशी यात्री अलग अलग जगह विजिट करते हैं और उन्होंने जो वृत्तांत लिखे हैं उसके बारे में होते हैं। वैसे अगर ये पूरे स्रोत और इतिहास विषय कहाँ से आया, इसका एक अलग से पूरा लेक्चर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इतिहास विषय क्या है, उसमें क्या स्रोत होते हैं और सारी जानकारियां किस तरीके से लेके और उसमें फिर इतिहास को लिखा भी जाता है, इसकी भी एक सामान्य जानकारी पूरी मैं आपको दूंगा ताकि बात समझ में आए, एक विषय के रूप में हम इसको अच्छे से पढ़े, रटे नहीं, बातों को समझे और उसके बाद में उसको इनकॉर्पोरेट करें उसमें। अब बात करें पाठ्य सामग्री की। पाठ्य सामग्री के बाद में जो दूसरे स्रोत हमें रोमन सभ्यता के मिलते हैं उनको हम बोलते हैं आपके प्रलेख या दस्तावेज। प्रलेख व दस्तावेज। अब ये क्या होते हैं? दस्तावेज का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट। प्रलेख या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। अब जब साम्राज्य था तब देखिए कई अलग अलग सम्राट इसमें थे। रोम गणराज्य भी रहा हुआ है, रोम छोटा सा एक राज्य भी रहा हुआ है। तो जितने भी सम्राट, राजा या फिर आपके गणराज्य के समय जो सदस्य थे वो अलग अलग समय पे बहुत सारे आदेश जारी किया करते थे। तो वो जितने भी आदेश हैं वो उस आदेश की जो कॉपीज है वगैरह वो अब हमें मिली है और उसको हम देखते हुए इस रोमन सभ्यता के इतिहास को हम पूरा ट्रेस करते हैं कि उस समय का प्रशासन कैसा रहा होगा, किस प्रकार के आदेश उस समय निकलते थे, क्या समाज के अंदर कोई भिन्नताएं थी या नहीं थी। इन सब आदेशों से बहुत सारी जानकारी हमें उस समय की प्राप्त होती है। और तीसरा जो इसके अंदर स्रोत है वो है आपके भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष का मतलब होता है फिजिकल रिमेन्स, यानी भौतिक रूप से जो दिखाई देने वाले अवशेष बचे हुए होते हैं वो। इन भौतिक अवशेषों को देख के हमें बहुत सी चीजें इस सभ्यता के बारे में पता चलती है, जैसे कि उस समय की वास्तुकला किस प्रकार की हुई होगी। और वास्तुकला में जैसे मैं नाम लूं कुछ तो कोलोजियम बना हुआ, कई सारी पिक्चर्स में आपने देखा होगा कोलोजियम बना हुआ। तो कोलोजियम एक वहां का एम्पी थिएटर है जहां पे एक मतलब आप कह सकते हो एक स्टेडियम टाइप की जगह जहां बहुत सारे गेम्स हुआ करते थे। अब तो वो खंडर बन गया है। इसके अलावा उन्होंने किस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बना रखे थे। तो ये भौतिक विशेष जितने भी वहां की बिल्डिंगे वगैरह जो चीजें हैं वो भौतिक अवशेषों में आती है। जब भौतिक अवशेष अच्छे से समझ में आएंगे और साथ साथ में ये साहित्यिक स्रोत भी हमें पता होंगे, तब हम फिर रोम के इतिहास को बहुत अच्छे से ट्रेस करके और लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि उस समय की जितनी भी जानकारी होगी वो जब हमें पता चलेंगी तब फिर हमें पता चलेगा कि इस सभ्यता के अंदर इस तरीके की चीजें रही हुई थी। बिना स्रोत के हम किसी भी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसमें भौतिक अवशेष ही ज्यादातर मिले हैं और साहित्यिक अवशेष मिले हैं, पर बात यह है कि वो लिपि हमें अभी तक समझ में नहीं आई है। तो जब तक वो साहित्यिक अवशेष समझ में नहीं आती है तब तक हम उसके बारे में अंदाजे ही लगा सकते हैं। एक अच्छा इतिहासकार या अच्छा कोई आर्कियोलॉजिस्ट है तो वो अच्छा अंदाजा लगा सकता है, उसके बारे में जानकारी अच्छी होती है। लेकिन जब तक पूरे वो साहित्यिक स्रोत हमें समझ में नहीं आते, इंडस की स्क्रिप्ट समझ नहीं आती, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे रोमन सभ्यता के स्रोत भी मिले। हालांकि रोमन सभ्यता के जितने भी साहित्यिक और भौतिक स्रोत मिले सब समझे गए हैं, और क्योंकि साहित्यिक स्रोत सारे लैटिन और ग्रीक इन भाषाओं के अंदर है तो फिर उनको समझना यूरोपियन के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि आज भी कई जगहों पे लैटिन भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। हालांकि कम हो गया है अब इन भाषा का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी लैटिन भाषा के इस्तेमाल के साथ साथ में इन सारी बातों को उन्होंने समझ लिया और पूरे के पूरे रोम के इतिहास को निकाल लिया इन लोगों ने। अब जब ये 2 पॉइंट हमारे हो जाएंगे तो तीसरा पॉइंट हमारा होगा, इसके अंदर हम समझेंगे कि आखिर रोम की शुरुआत हुई कहां से, और ये पहले राज्य बना, फिर ये गणराज्य बना और उसके बाद में ये साम्राज्य बना। ये पूरा कालक्रम है इसका। आपके किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर जो है राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गणराज्य के बारे में दी हुई है लेकिन संक्षिप्त में जानकारी दी हुई है, और फिर साम्राज्य की भी बात लिखी हुई है।
तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मामला, लेकिन हम इसको थोड़ा सुलझा के लिखेंगे आराम से। जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो है कि रोमन सभ्यता का खुद का पूरा कालक्रम क्या रहा था, कहाँ कब शुरू हुई थी ये सभ्यता, किस ईसा पूर्व में शुरू होकर और किस ईस्वी तक चली थी ये सभ्यता, तो उसका पूरा एक टाइमलाइन या कालक्रम जो है वो हमारे तीसरे पॉइंट में हम समझने वाले। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है उसको देखते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट जो हमारा है जिसको हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, वो है रोमन सभ्यता का कालक्रम। अब देखिए, लगभग रोमन सभ्यता की शुरुआत आपके 753 ईसा पूर्व में होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अभी कालक्रम खुद बिफोर क्राइस्ट या एडी क्या होता है, 11वीं के विद्यार्थी हो तो मुझे लगता है आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं इतिहास की जो पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा कि कालक्रम भी आया कहां से, कैसे ये कालक्रम चलता है और बीसी, एडी वगैरह इन सब में क्या फर्क होता है। फिलहाल ये समझिए, ईसा मसीह के लगभग जन्म से 753 वर्ष पूर्व ये सभ्यता या साम्राज्य या राज्य शुरू हुआ था, और लगभग इसका जो अंतिम दशक था वो था आपके 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी। अब आप देख लीजिए कि लगभग 1000 से भी ऊपर वर्ष, लगभग 1500-1700 वर्ष की बात है। लेकिन आपकी किताब के अंदर इस साम्राज्य के बारे में बहुत संक्षिप्त 27 ईसा पूर्व से लेके और करीब करीब 500 ईसा पूर्व तक की बात की गई है इसके बारे में। लेकिन हम इस पूरे कालक्रम को समझेंगे ताकि पूरी सभ्यता की बात हमारे दिमाग के अंदर आ जाए और पूरी सभ्यता ही समझ में आ जाए हमें। और लगभग इसका अंत जो 1453 ईस्वी में हुआ था, उसके साथ में यूरोप के अंदर बहुत सी चीजें भी बदल चुकी थी, तो थोड़ा हम उसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कालक्रम में, तो 753 ईसा पूर्व रोम के अंदर जिसकी शुरुआत होती है वो था रोमन राज्य। रोमन राज्य की शुरुआत होती है। अब देखिए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोमन किंगडम। देखिए, एक राज्य के अंदर फर्क होता है और साम्राज्य के अंदर भी फर्क होता है। रोमन राज्य की शुरुआत लगभग आपके 753 ईसा पूर्व के अंदर होती है, और 753 से आपके लगा के 509 ईसा पूर्व तक ये राज्य चलता है। ये साम्राज्य नहीं था, याद रखना, ये सिर्फ एक राज्य था। तो शुरुआत कैसी होती है? देखिए, रोम के अंदर कई सारी दंत कथाएं चलती है। दंत कथाएं मतलब मैथोलॉजीज। अब उन दंत कथाओं में वास्तविकता भी होगी कुछ वहां पे उस समय की। रोम के अंदर दंत कथा चलती है कि जो इटली है, इटली के अंदर रोम का जो शहर है उसके अंदर एक नदी चलती है, टाइबर नदी चलती है। और उस टाइबर नदी के पास में एक कबीला हुआ करता था पुराना, और उस कबीला का एक राजा था, उसकी बेटी थी, अल्बा लोंगा उस कबीले का नाम था। उसकी बेटी थी, और उस बेटी ने मार्स, उस टाइम मार्स को, जुपिटर को, इन सब को पूजा जाता था। उस समय कोई भी धर्म दूसरा नहीं था, जैसे कि आपके जो हम अभी देख रहे हैं, या ईसाई धर्म देख लिया, या फिर हमने इस्लाम वगैरह देख लिया, इस समय उस समय कोई धर्म नहीं थे ये सारे। तो वहां पे वो मार्स को उसकी बेटी पूजती है, और उसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम होता है रोमिलस और एक का नाम होता है रेमस। और क्योंकि वो वरदान से बेटे हुए होते हैं, तो बेटी का जो पिता होता है, जो वहां का राजा होता है, उससे नाखुश होकर उन दोनों बेटों को उस टाइबर नदी के अंदर एक बास्केट के अंदर डाल के और डुबो देता है, डाल देता है। दोनों को कहता है ये मर जाए तो बढ़िया है, लेकिन क्योंकि उसको लगा कि ये बिना पिता के संतान है और इस तरीके से वरदान से हुई है वगैरह जो भी था, उसके ऊपर उन दोनों को उस नदी के अंदर फेंक देता है। फेंकने के बाद में उन दोनों को जो भाई होते हैं, एक का नाम रोम्यूलस होता है और एक का नाम रेमस होता है, उन दोनों भाइयों को आगे जाके एक भेड़िया होता है, एक शी वुल्फ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो आपके आपके फीमेल थी, फीमेल जो वुल्फ होती है, शी वुल्फ होती है, वो उसको बचा देती है उन दोनों को। और उसके बाद में कहते हैं कि वो दोनों भाई उसका दूध पी के और बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद में उस व्यक्ति से बदला लेते हैं जो उनका आपके उनको उस नदी के अंदर फेंकता है वो। और उसको साथ में उसका बदला लेने के बाद में, उसके कबीले को नष्ट करने के बाद में, दोनों भाइयों ने एक शहर की स्थापना की थी, और उस शहर का नाम उन्होंने रोम रखा था, और ये रोम का नाम जो है रोमिलस के नाम के ऊपर रखा गया था। और इसके बाद में क्या होता है, ये जो शहर था रोम का जो शहर था, इसको बसाया जाता है 753 ईस्वी के अंदर। ये जो मैं तारीख लिख रहा हूं यहाँ पे 753, इन दोनों भाइयों ने बदला लेके और उस रोम के राज्य की स्थापना की थी वहां पे। तब रोम सिर्फ एक राज्य था। राज्य का मतलब होता है सिर्फ एक राजा उसके ऊपर होता है, और राजा के अधीन में कोई भी राजा नहीं होता है, सिर्फ उसकी खुद की टेरिटरी वहां पे होती है। तब रोम के राज्य की शुरुआत 753 ईस्वी में इस प्रकार होती है। और जो 2 भाई होते हैं, फिर उनमें दोनों में झगड़ा होता जाता है, और रोमिलस जो होता है अपने दूसरा भाई रेमस जो होती है उसको हत्या कर देता है, और फिर उस राज्य को आगे बढ़ाता है। और उस रोमिलस के बाद में एक एक करके बहुत सारे राजा इस पदवी के ऊपर बैठे, और ये रोम का राज्य जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन इस राज्य के अधीन दूसरा कोई भी राज्य नहीं था। साम्राज्य का मतलब यह होता है कि जब एक राजा के अधीन बहुत सारे राजा आए, जब उस राजा ने आसपास की बहुत सारी
जो टेरिटरी होती है उसको जीत लिया हो युद्धों के अंदर, और बहुत से राजा जो होते हैं उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके होते हैं, तब उसे हम कहेंगे कि सम्राट और साम्राज्य। अगर जब तक उसके अधीन कोई भी राजा नहीं है, वो अकेला ही राजा है और उसके अधीन कोई राजा नहीं है, तब सिर्फ वो एक राज्य होगा। तो राज्य से साम्राज्य बनने की जो पूरी कहानी रोम के अंदर है, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो किताबें तो आपके नहीं है, बट एक छोटी मोटी जानकारी मैं इसके अंदर दे दूंगा। तो रोम सबसे पहले राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, और रोम जो है वो इटली के अंदर आया हुआ है, वर्तमान में इटली में है। राज्य के रूप में स्थापित होने के बाद में रोम 509 ईसा पूर्व तक लगभग आपके राज्य ही बना रहा। अलग अलग राजा इसके अंदर आते रहे और वो उसके ऊपर रूल करते रहे। लास्ट में 509 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती है जब रोम के राज्य का पतन हो जाता है। यानी कि जो एक राजा वहां पे राज कर रहा होता है, उसका नाम होता है लूशियस टार्केनियस करके नाम होता है, और उस राजा के ऊपर जो वो राजा बड़ा, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि वो राजा बड़ा क्रूर राजा था, और उसने जनता पे बहुत सारे अत्याचार किए थे, महिलाओं पे बहुत सारे अत्याचार किए थे, और तब वहां की जनता को ये लगने लगा था कि अब ये जो राजा है, ये राजा वाला शासन जो है वो हमें नहीं चाहिए, और एक नया शासन प्रणाली रोम के अंदर शुरू की जाती है कि राजा का भी उत्तरदायित्व होना चाहिए किसी के प्रति। तो फिर रोम के अंदर एक नई प्रणाली शुरू की जाती है जिसे कहते हैं रोमन गणराज्य। ये जो दूसरा पार्ट था, ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोमन रिपब्लिक, रोमन गणराज्य, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं आपके रिपब्लिक। और रिपब्लिक की शुरुआत करीब करीब 509 ईसा पूर्व से लेके होती है, और 27 ईसा पूर्व तक ये गणराज्य भी चलता है। और जब गणराज्य स्थापित होता है तो रोम का थोड़ा प्रशासनिक सिस्टम चेंज हो जाता है। अब जहां पहले राजा मेन मुखिया हुआ करता था, उसकी जगह अब एक नया इंस्टीट्यूशन या फिर नया एक संस्था बना दी जाती है। उस संस्था का नाम होता है सेनेट, और सेनेट के अंदर लगभग 200 से 300 उसके सदस्य हुआ करते थे। जो उनका अभिजात और कुलीन वर्ग हुआ करता था उस समय रोम का, वो सभी उसके सदस्य होते थे, और वो सारे मिलकर राजा को इलेक्ट करते थे, मतलब इलेक्शन चुनाव होता था। वो सारे मिलकर और राजा को चुनाव करके राजा को वहां पे बैठाते थे, और कुछ समय के लिए ही राजा बैठता था वहां पे, और उसके बाद में जब उसको चाहते थे निकाल देते और नया राजा वहां पे आ जाता था। अब इसमें और पहले वाले में फर्क ये है कि राजा, अब जो सीनेट इस राजा को चुन रही है, ये पूरा का पूरा उत्तरदायित्व होगा उसका सीनेट के प्रति। राजा जो भी कार्य करेगा सीनेट को पूछे बिना नहीं करेगा, और जब सीनेट आदेश देगी तभी राजा अपना कार्य करेगा, उसके बिना राजा कार्य नहीं कर सकता। यानी राजा का उत्तरदायित्व बन चुका था, एक उत्तरदायी राजा को नियुक्त कर दिया गया था, कहने का मतलब यहां पे ये है। तो रिपब्लिक की जो शुरुआत होती है वो रोम से ही होती है। देखिए, वैसे आज का जो रिपब्लिक वाला मामला है वो थोड़ा सा अलग है पुराने रिपब्लिक से। वर्तमान के अगर हम गणराज्य की बात करें या रिपब्लिक की बात करें तो वो थोड़े अलग हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ मिली जुली बातें हैं, जैसे कि अभी रिपब्लिक की एक लाइन में अगर व्याख्या करूं, वैसे बहुत बड़ी विचारधारा है, बट एक लाइन में व्याख्या करूं तो उसकी बात ये आ जाती है कि अगर कोई राज्य का मुखिया होगा, वो अगर चुनाव के थ्रू आता है, चुनाव करके और फिर उसको वहां पे बैठाया जाता है, तो ऐसे राज्य को हम कहेंगे कि वो एक गणराज्य है, रिपब्लिक है, रेस पब्लिक है, यानी पब्लिक की प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक ने उसको चुन के वहां पे भेजा है। तो यहां पे पब्लिक का मतलब था सीनेट से। सीनेट जो थी वो पूरे के पूरे रोम को, वहां पे आपके जितना भी रोम का आपके आसपास की जो सराउंडिंग टेरिटरी वगैरह थी उसको पूरे को रिप्रेजेंट करती थी, और सीनेट जो है उस राजा को वहां पे नियुक्त करती थी, और राजा कुछ समय रहता था और फिर दूसरे राजा को वहां पे नियुक्त किया जाता था। इस तरीके का शासन शुरू हो गया। अब तक रोम जो था वो इटली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही फैला हुआ था, दूसरे महाद्वीपों तक नहीं पहुंचा था। तो अब तक ये छोटा ही मामला था, और धीरे धीरे 27 ईसा पूर्व तक पहुंचते पहुंचते रोमन गणराज्य भी समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद में एक नई चीज का उदय होता है जिसे हम बोलते हैं आपके रोमन साम्राज्य। अब देखिए, रोमन साम्राज्य की शुरुआत यहां से होती है। जो आपकी पुस्तक के अंदर दिया हुआ ना रोमन साम्राज्य, उसकी शुरुआत यहां पे होती है, और ये रोमन साम्राज्य लगभग आपके 27 ईसा पूर्व से शुरू होके और 1453 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य चलता है। फिर आगे जाके इसके दो भाग हो जाते हैं, वो क्या क्या है वो हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में रोमन साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है, कुछ बातें गणराज्य के बारे में दी हुई, लेकिन कंफ्यूजन थे। तो कंफ्यूजन यहां सॉल्व हो जाते हैं कि पहले तो रोमन राज्य बसा, फिर रोमन गणराज्य बसा, और फिर साम्राज्य बसा। गणराज्य से साम्राज्य तक की कहानी क्या थी? तो देखिए, गणराज्य बनने के बाद में धीरे धीरे रोम की जो अपनी पूरी उनकी सीमाएं थी, सीमा जो थी, टेरिटरी जो उनकी थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस समय ये जो 400-500 साल थे, इस समय रोम के अंदर बहुत सारे युद्ध हुए। जैसे उनमें से सबसे फेमस जो युद्ध हुए थे, जिसने रोम की जो पूरी की पूरी टेरिटरी थी उसकी, या उसका जो पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार किया था, वो कुछ कार्थेज वॉर थे। कार्थेज इस समय अभी वर्तमान में नॉर्थ अफ्रीका के अंदर एक देश आया हुआ है जिसका नाम है टूनिजिया।
उसका नाम कार्थेज था। उस समय वहां पे कार्थेज का साम्राज्य था और बड़ा ताकतवर साम्राज्य था और उसने रोम के आसपास के भी कई इलाके जीत रखे थे। और उसी को हराने के लिए रोम ने एक भीषण युद्ध किया था। 3 युद्ध हुए थे जिन्हें प्यूनिक वॉर भी बोलते हैं आपके। तो ये 3 युद्ध ऐसे हुए थे कि उस कार्थेज के साम्राज्य को भी हराया था। रोम ने आसपास की जितनी भी टेरिटरी थी वो अपने अधीन कर ली थी। यूरोप की बहुत सी टेरिटरी, साथ साथ में नॉर्थ अफ्रीका की बहुत सारी टेरिटरी और जो एशिया के आसपास के जो क्षेत्र थे वो भी अपने कब्जे में कर लिए थे। और यहाँ पे गणराज्य जब लास्ट 27 ईसा पूर्व तक आया था तब तक रोम की सीमाएं बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और रोम के अधीन लगभग तीनों के तीनों महाद्वीप आ चुके थे इन वॉर के बाद में। ये कार्थेज और प्यूनिक की वॉर आपकी किताब में नहीं दिए हुए, मैंने सामान्य जानकारी के लिए बताया खाली कि किस तरीके से एक तो पूरा का पूरा कालक्रम चेंज हुआ, जैसे कि राज्य से गणराज्य और गणराज्य से आपके साम्राज्य बना। और इसी के दौरान रोम की जो पूरी टेरिटरी थी वो धीरे धीरे इटली से सीमित ना रह के यूरोप के काफी भाग, एशिया के काफी भाग और साथ साथ में अफ्रीका के काफी भाग में भी फैल चुकी थी। और आपस में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी। तो जब गणराज्य बन चुका था तो गणराज्य से साम्राज्य की तरफ क्यों आए? यानी गणराज्य यानी कि सीनेट को खत्म किया गया वहां पे, और सीनेट को खत्म करने के साथ साथ में वहां पे सम्राट आ गया। आप वहां पे वो क्यों खत्म किया? क्योंकि जिस तरीके से यहां पे राज्य की अंत हुआ था कि राजा लास्ट में ऐसे आ चुके थे जो कि आपके जिन्हें हम ऑटोक्रेटिक राजा अंग्रेजी में कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि निरंकुश शासक, जिन पे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था। ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पे सीनेट का हो चुका था अंत में आपके 27 ईसा पूर्व आते आते। सीनेट जो थी बड़ी प्रभावशाली बन चुकी थी, राजाओं के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण रहता था। रोम के अंदर जितनी भी चीजें होती थी सब सीनेट के बताने के बाद में ही हुआ करती थी। मतलब जैसा सीनेट कहती थी वैसा रोम के अंदर पूरा मामला चलता था, राजा का ज्यादा वर्चस्व नहीं था। तो इस चीज को देखते हुए कुछ ऐसे राजा अंत में आए, जैसे कि एक नाम मैं लूं तो जूलियस सीजर, और उसके बाद में उसका बेटा ऑगस्टस। ये ऐसे राजा है जिनको लगा कि सीनेट की क्षमता अब कम करनी चाहिए क्योंकि सीनेट का प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, और आम जनता भी सीनेट से परेशान हो चुकी थी क्योंकि सीनेट के अंदर जितने भी अभिजात वर्ग के लोग थे वही पूरे के पूरे सीनेट के अंदर होते थे और उसकी सदस्यता पूरे जीवन भर तक रहती थी। तो नए व्यक्ति का प्रवेश उसके अंदर लगभग नामुमकिन था। तो ऐसा करते हुए जब सीनेट को बहुत ज्यादा अभिमान और घमंड हो जाता है तब फिर कुछ ऐसे राजा आते हैं जैसे जूलियस सीजर, ऑगस्टस। वो धीरे धीरे सीनेट की शक्तियों को खत्म कर देते हैं और रोमन साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और रोमन साम्राज्य की स्थापना करने के पीछे जो स्थापना करता है साम्राज्य की वो तो था ऑगस्टस, लेकिन उससे पहले उसकी पूरी राह को प्रशस्त करने वाला जो व्यक्ति था वो था जूलियस सीजर। रोम का महान योद्धा था जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर के बाद में उसका बेटा जो था ऑगस्टस वो रोम के साम्राज्य की स्थापना करता है। सीनेट की पावर को कम कर देता है। सीनेट को खत्म तो नहीं करते हैं लेकिन सीनेट की पावर जो होती है, उसकी शक्तियां जो होती है सीनेट से, वो काफी छीन लेते हैं वो। तो वो चीज कैसे आगे बढ़ती है उसको इस पॉइंट के बाद में हम चौथे पॉइंट में समझने वाले हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है वो है हम इस रोमन साम्राज्य को विस्तार से समझने वाले हैं। तो इससे पहले की कहानी ये थी, स्रोत हमने समझ लिए और मैप क्या क्या है वो भी हम उस पॉइंट में समझेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा जो होगा वो उसमें हम इस बात को समझेंगे, और इसके बाद हमारा चौथा जो पॉइंट आएगा वो है रोमन साम्राज्य के बारे में पॉइंट। अब चौथा पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, आपकी पुस्तक में यहां से शुरुआत की गई है साम्राज्य से। इससे पहले की जानकारियां कुछ इस प्रकार से। अब हम रोमन साम्राज्य को एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं कि 27 ईसा पूर्व से लेके और 1453 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य के अंदर क्या हुआ था, कौन विभिन्न सम्राट आए थे और किन सम्राटों ने अपना क्या क्या योगदान दिया था, उसको समझेंगे। चौथा पॉइंट हमारा ये आ जाता है। अब चौथे पॉइंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपके कि रोमन साम्राज्य के बारे में। रोमन साम्राज्य की शुरुआत मैंने आपको बताया कि 27 ईसा पूर्व से होती है और लगभग आपके 1453 ईस्वी तक जाके ये खत्म होता है। 1453 ईस्वी से पहले लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास रोम के दो भाग हो जाते हैं, जिसमें से आपके एक पश्चिमी रोमन एम्पायर बन जाता है या साम्राज्य बन जाता है और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य बन जाता है। वो कौन बनाता है, कैसे बनाता है, उसको एक एक करके हम इसमें समझेंगे। अब रोमन साम्राज्य की शुरुआत जो होती है उसमें सबसे पहला बिंदु जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रोम का आरंभिक काल। इस साम्राज्य सबसे पहला बिंदु हमारा यही है। इसमें है साम्राज्य का जो आरंभिक काल है उसके बारे में, यानी कि एन अर्ली एम्पायर। अब आरंभिक काल के अंदर कौन सा काल जो है जो आरंभिक काल है और उसमें क्या क्या राजा आए थे उसके बारे में सब समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साम्राज्य का आरंभिक काल। आरंभिक काल लगभग आपके शुरू होता है 27 ईसा पूर्व से, और 27 ईसा पूर्व से लेके आरंभिक काल का जो मामला है वो 286 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचता है, सॉरी ईस्वी तक पहुंचता है, जो एडी होती है 286 ईस्वी तक।
लगभग आपके तीसरी जो शताब्दी होती है एडी वाली, बाद वाली जो शताब्दी है, वहां तक पूरा मामला चलता है। अब इस पूरे में बहुत सारे राजा आए और हर राजा ने अपना अपना योगदान दिया। पुस्तक के अंदर आपके 2 या 3 राजा के बारे में दिया हुआ है और वो कौन कौन से हैं मैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, साम्राज्य की कुछ शुरुआत जैसी बात करने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था उसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर रोम का महान योद्धा था जूलियस सीजर, और आपका जो जुलाई मंथ है उसका नाम भी इसी जूलियस सीजर के नाम पे पड़ा हुआ। जुलाई का नाम भी जूलियस सीजर से आया था। सीजर पीछे इसलिए लगाता है, कहते हैं कि जो सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे आजकल पैदा होते हैं उसी तरीके इनका जन्म हुआ था। जूलियस सीजर पहले एक पुजारी था और फिर बाद में उन्होंने क्लर्क की नौकरी की और धीरे धीरे आर्मी में जाने के बाद में ऊपर बढ़ते 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 वो सीनेट के द्वारा उसे राजा भी नियुक्त कर दिया गया था। इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि बहुत कम समय में उसने एक राजा का पद भी ले लिया था। फिर उसके बाद में जब उसको लगा कि सीनेट बहुत ज्यादा हर चीज के अंदर इंटरफेयर करने लगी, तो जूलियस सीजर को लगा कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे सीनेट की पावर को खत्म किया जाए। तो जूलियस सीजर ने अपने स्तर पे बहुत सारे सुधार करने की ऐसी कोशिश की जिसमें सीनेट को धीरे धीरे सीनेट की पावर को कम करना, सीनेट की शक्तियों को कम करने का पूरा मामला चलाया। और करते करते लास्ट में जूलियस सीजर लगभग 44 ईसा पूर्व के आसपास, ये थोड़ी सी कहानी के अंदर मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा है, 27 ईसा पूर्व से पहले की बात है थोड़ी सी ये, और लगभग 44 ईसा पूर्व आते आते जूलियस सीजर को एक दिन सीनेट के लोग ही मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। और ये कहानी क्या है, ये जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तब पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। जूलियस सीजर की हत्या के बाद में जूलियस सीजर का बेटा होता है वो रोमन साम्राज्य का सम्राट बनता है, और तब तक लगभग जूलियस सीजर सीनेट की जो शक्तियां होती है उसको काफी कम कर चुका होता है। इसके बाद में जो व्यक्ति आता है उसका नाम होता है ऑक्टेवियन सीजर। ऑक्टेवियन सीजर, या अगर बहुत सिंपल शब्दों में मैं बात कहूं तो इसका नाम है ऑगस्टस। ऑगस्टस, अगस्त महीने का नाम ऑगस्टस के नाम पे पड़ा है, जैसे जुलाई महीने का नाम जूलियस सीजर के नाम पे पड़ा है। ऑगस्टस आपके यहाँ पे इसका दत्तक पुत्र होता है, यानी कि जो अडॉप्टेड सन होता है वो होता है जूलियस सीजर का। पिता की मृत्यु के बाद में ऑक्टेवियन सीजर वहां का पदभार संभालता है और खुद राजा बनता है वहां पे, और राजा बनने के बाद में एक उपाधि लेता है जिसे ऑगस्टस की उपाधि कहते हैं, और आपकी पुस्तक में नाम दिया हुआ प्रिंसेप्स की उपाधि। उस उपाधि का मतलब होता है कि वो सबसे मुख्य नागरिक बनता है। सीधत नहीं थोपता कि मैं एक सम्राट हूं, क्योंकि उसको लगता है कि सीनेट को नाराज करना भी सही नहीं है, सीनेट को साथ साथ लेके चलना भी पड़ेगा, लेकिन सीनेट की शक्तियां बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो अपने आप को मुख्य नागरिक भी घोषित करता है और साथ साथ में ऑगस्टस की उपाधि लेने के साथ में बाद में अपने आप को सम्राट भी घोषित कर देता है, और फिर कहता है कि सीनेट की शक्ति अब कम है, अब रोम में जो सर्वे सर्वा व्यक्ति है वो वहां का सम्राट होगा। तो ये वहां का सम्राट बन जाता है और ऑगस्टस ने कई सारे सुधार किए और वापस शांति रोम के अंदर लेकर आया। ऑगस्टस की मृत्यु के बाद में एक नया राजा आता है यहाँ पे जिसका नाम था टाइबेरियस। टाइबेरियस, ये मैं इसी घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। यहाँ 286 ईस्वी तक कौन से राजा आए थे। टाइबेरियस शांत प्रकृति का राजा था, कला प्रेमी था टाइबेरियस, और इसका समय जो था वो भी ठीक ठाक समय रहा था, शांति वाला मामला था पूरा टाइबेरियस का। टाइबेरियस के बाद में 2 राजा और आते हैं, लेकिन आपकी किताब में उनके बारे में नहीं दिया हुआ, जैसे कि कैलिगुला, क्लॉडियस, ये 2 राजा आते हैं। और उसके बाद में एक और सबसे प्रसिद्ध राजा इस समय आता है जिसका नाम था नीरो। नीरो जो था वो आपके, सुना ही होगा आप लोगों ने इस बात को, नीरो को, कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो नीरो का मामला जो है इस समय कहते हैं कि बड़ा मैड टाइप का राजा था। मैड का मतलब कि इसको पागल राजा कहा जाता था इस समय। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। नीरो कहते हैं कि उस समय दूध से नहाया करता था, फिर इसने अपनी जो माँ थी उसको भी मरवा दिया था नीरो ने, और रोम के अंदर जब रोम को जलाया जा रहा था, और कुछ आरोप ईसाइयों के ऊपर लगते हैं कि इस समय ईसाई धर्म धीरे धीरे पनपना शुरू हो रहा था, और कहते हैं कि उन्होंने रोम को जलाया था, लेकिन लोगों का ये आरोप था कि नीरो ने रोम को जलाने के आदेश दिए थे। इस तरीके से इतिहास के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती है, लेकिन नीरो के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे। और नीरो ने लास्ट में खुद ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। और नीरो की आत्महत्या करने के बाद में एक ऐसा समय आता है, ये लगभग 69 आपके ईस्वी के आसपास, 69 एडी के आसपास एक समय आता है जब एक साल के अंदर रोम में लगभग 4 एम्परर चेंज हुए थे। इसके अलावा लगभग पहली और दूसरी शताब्दी जो थी रोम के अंदर वो शांतिपूर्ण ही रही थी पूरी। नीरो के बाद में एक ऐसा वर्ष आता है जिसे हम बोलते हैं 4 सम्राटों का वर्ष। 4 सम्राटों का वर्ष, ये आपके जो पीरियड था वो था 69 एडी या 69 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी। ये 4 सम्राट यहाँ पे रहे थे, और 4 सम्राट आपकी पुस्तक में उन 4 सम्राटों के नाम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इस समय ये 4 सम्राट रहे थे। एक ही वर्ष में 4 सम्राट अलग अलग बदले गए थे, क्योंकि नीरो की
आपके सुसाइड करने के बाद में रोम का साम्राज्य थोड़ा सा उथल पुथल हो गया था और थोड़ी सी वहां पे हलचल वगैरह होने लगी थी कि साम्राज्य का आगे किस तरीके से साम्राज्य चलेगा करेगा, तो इसको लेकर चिंताएं थी और एक वर्ष के अंदर लगभग 4 राजा और बदल दिए गए थे। ये इन राजा जैसे विटेलियस, वेस्पेशियन, गल्बा, ओथो, ये 4 राजा थे। गल्बा, ओथो, विटेलियस और वेस्पेशियन, ये 4 राजा थे जो इस समय आए थे। और इसके बाद में रोम के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण राजा आ जाता है वो था ट्राजन, क्योंकि 4 सम्राटों का समय रहा और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण, बहुत सारे राजा बीच में है लेकिन इतने सारे राजा हमारी किताब के अंदर नहीं है, हमें जो महत्वपूर्ण सम्राट थे उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में जो आपके सम्राट आ जाता है उसका नाम था ट्राजन। और ट्राजन जो था ये थोड़ा सा एम्बिशियस टाइप का राजा था। मतलब एम्बिशियस टाइप का मैं ये कह सकता हूं कि ट्राजन ने पहली बार, अब जो रोम की सभ्यता थी उसके आसपास की जो बाउंड्री थी वो पहले से ही जो तय की हुई थी, जो तीनों महाद्वीपों में फैली हुई थी। ट्राजन जो है वो ईरान जो पास में साम्राज्य बना हुआ था वहां तक पहुंच गया था और वहां पे आपके फारस की खाड़ी है वहां तक उसने उस जगह को पूरा अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था और एक बार उस जगह को पूरा जीत लिया था। और उस समय के इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि ट्राजन वहां बैठ के उस फारस की खाड़ी के ऊपर एक सपना भी देखता है जिसमें वो भारत को जीतने की बात कहता है और वो सोचता है कि काश मैं जवान होता सिकंदर की तरह तो मैं भारत को जीतने की यात्रा के ऊपर निकल लेता। तो इस तरीके से ट्राजन का कालक्रम भी रहा और ये भी लगभग शांत टाइप का कालक्रम रहा। ट्राजन के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण सम्राट यहाँ पे आ जाता है वो था गैलेनियस। देखिए गैलेनियस के समय कुछ मामले थोड़े अलग हुए। गैलेनियस ने यहाँ पे कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे क्योंकि लगभग 3री शताब्दी का समय आ चुका था और गैलेनियस इसी समय के आसपास जो था वो राजा बनता है। और गैलेनियस के आने के बाद में गैलेनियस दिखता है कि रोम का जो 3री शताब्दी का जो मामला था वो थोड़ा सा संकटमय था क्योंकि ईरान की तरफ से कुछ हमले हो रहे थे। फिर आपके 3री शताब्दी के अंदर जो जर्मनी और ऊपर के जो क्षेत्र थे, उत्तरी रोम के जो क्षेत्र थे, वहां से कई सारी बर्बर जनजातियां, विदेशी बर्बर जनजातियां, ये विदेशियों को बर्बर बोलते थे, अंग्रेजी में उसके लिए एक शब्द यूज होता है बारबेरियन, उनके अटैक होने शुरू हो चुके थे रोम के अंदर, रोम की सभ्यता के ऊपर या रोम साम्राज्य के ऊपर। तो ऐसे करके और आंतरिक रूप से भी रोम के अंदर करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था यहाँ पे रोम के अंदर। तो ऐसे करके रोम के अंदर बहुत सारे सुधार करने की जरूरत थी और गैलेनियस ने आके यहाँ पे सुधार किए कुछ। लेकिन इन सुधारों के चलते रोम के साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। सुधारों में एक सबसे बड़ा सुधार इसने ये किया कि जो सीनेट थी वहां पे, अभी तक सीनेट के पास में वहां के प्रशासनिक अधिकार भी थे और दूसरा आर्मी जो चलती थी, सेना जो चलती थी, उसके अधिकार भी थे। यानी सीनेट का जो व्यक्ति होता था वो प्रशासन को भी देखता था और सेना को भी देखता था, तो दोनों काम एक के पास होते थे। लेकिन इसने क्या किया कि आपके इन दोनों काम को अलग कर दिया, सीनेट से जो सेना की शक्तियां हैं वो छीन ली पूरी। और साथ साथ में बाहर के जो लोग थे, इटली से बाहर के लोग थे, उनको भी सीनेट के अंदर शामिल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ी होनी शुरू होती है क्योंकि जब इटली के बाहर के लोग धीरे धीरे शामिल होना शुरू होते हैं इसके अंदर, तो इटली के खुद के मूल निवासी और बाहर के लोग जब सीनेट में आते हैं तो इनमें आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो साम्राज्य का मेन जो मुख्य उनकी राजधानी हुआ करती थी वहां पे झगड़े होने शुरू होते हैं। इन सब चीजों के चलते हुए 3री शताब्दी को एक समय काल कहा जाता है रोम की सभ्यता में कि 3री शताब्दी का संकट, वो संकट शुरू हो जाता है। और गैलेनियस के उस सुधारों के साथ साथ में संकट का मामला थोड़ा और बढ़ जाता है। अब वो 3री शताब्दी का संकट क्या है, वो बी पॉइंट है हमारा, इसी साम्राज्य की दूसरा बी पॉइंट है हमारा, और वो बी पॉइंट है हमारा 3री शताब्दी का संकट। 3री शताब्दी का संकट, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं 3rd सेंचुरी क्राइसिस। 3rd सेंचुरी क्राइसिस क्या थी, तो करप्शन बहुत फैल चुका था। गैलेनियस ने जो सुधार किए थे उसके तहत सीनेट में बाहर के लोग और ज्यादा अंदर एंटर होने लग गए थे। फिर उत्तरी जो क्षेत्र थे वहां से आपके अटैक होने शुरू हो चुके थे। फिर आपके ईरान के अंदर एक नया ससानी वंश करके एक साम्राज्य बना था, वो रोम के अंदर अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ऐसे करके रोम का मामला जो है थोड़ा हिलने डुलने लगा और अब रोम को वापस स्टेबल करने के लिए एक नया राजा यहाँ पे आता है। इस 3री शताब्दी के संकट के बाद में जो समय शुरू होता है वो उसको हम आपके परवर्ती काल कहते हैं। ये जो हमने पूरा आरंभिक काल समझा, इसको एक शब्द दिया जाता है पूर्ववर्ती काल। पूर्ववर्ती काल, ये पूरा का पूरा आरंभिक काल, ये पूर्ववर्ती काल की पूरी घटनाएं हैं। और जैसे ही आपके गैलेनियस सुधार करता है, इसके बाद का जो 3री शताब्दी के संकट के बाद का जो समय शुरू होता है उसको हम बोलते हैं परवर्ती काल, या फिर उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेटर एंटिकिटी, या फिर उसको कहते हैं लेटर रोमन एम्पायर।
तो वो लेटर रोमन एम्पायर या परवर्ती काल जो है इसके बाद शुरू होता है। तो पहले रोमन साम्राज्य, आरंभिक काल, इतने सारे सभी राजा हुए, और फिर तीसरी शताब्दी के अंदर भयंकर संकट आता है रोम के अंदर, और उस संकट को दूर करने के लिए एक नया राजा इसके बाद में आता है जिसका नाम था डायोक्लेशियन। डायोक्लेशियन ने बहुत सारे सुधार किए और संकट को कुछ कुछ हद तक शांत किया आपके। तो बी ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, और इसके बाद में सी पॉइंट। इन सभी पॉइंट को जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब एक एक करके पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं पूरा यहाँ पे। बी पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो हमारा आ जाएगा वो सी पॉइंट है। सी पॉइंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपके जो परवर्ती काल है, परवर्ती काल। और परवर्ती काल की जो शुरुआत होती है वो आपके 286 ईस्वी से शुरुआत होती है, और इसका मामला जो आगे चलता है 286 से लेकर लगभग आपके परवर्ती काल का मामला 493 ईस्वी तक, ये काल जो था ये आपके परवर्ती काल है। 493 तक क्यों? क्योंकि 493 आते आते रोमन सभ्यता नष्ट हो चुकी थी, और वो कैसे नष्ट हुई थी वो भी उसको भी समझते हैं। अब जब गैलेनियस राजा बना तब ये संकट चल रहा था, और उसके बाद में एक नया राजा आता है जिसका नाम था डायोक्लेशियन, और डायोक्लेशियन ने इस तीसरी शताब्दी के संकट को खत्म किया, बहुत सारे सुधार किए उसने। अब जो राजा था उसका नाम था आपके डायोक्लेशियन। डायोक्लेशियन ने यहाँ पे बहुत सारे सुधार किए इस पूरे के अंदर, और डायोक्लेशियन ने प्रशासनिक सुधार किए। साथ साथ में डायोक्लेशियन ने आपके यहाँ पे जो प्रांत थे बहुत सारे, जिसको लग रहा था कि ऐसे कुछ प्रांत जो काम के नहीं है, उन प्रांतों को छोड़ दिया, और पूरे लगभग 386 के आसपास प्रांत बने हुए, तो उन सबको हटा के करके और पूरे रोमन सभ्यता को 100 प्रांतों के अंदर बना दिया, यानी 100 प्रांत उसमें गठित कर दिए, और बाकी के जो ऐसे प्रांत थे जिनका कोई ज्यादा आर्थिक रूप से मूल्य नहीं था, उन प्रांतों को छोड़ दिया उसने। और फिर प्रशासन में और सुधार किए। फिर डायोक्लेशियन ने भी बाहर के लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करना शुरू कर दिया। मिलिट्री के जो लोग थे यहाँ पे उनको भी प्रांत दिए, और उनको भी बहुत ज्यादा आपके स्वायत्ता दे दी इसने। तो ये स्वायत्ता देना उन मिलिट्री कमांडर को, ये भी आगे जाके इनके पतन के कारण बनने शुरू हुए। डायोक्लेशियन के बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण जो राजा यहाँ पे बना था या सम्राट बना था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, या अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटाइन जो था, इस व्यक्ति ने बहुत सारे सुधार किए यहाँ पे। कॉन्स्टेंटाइन के आने के बाद में रोमन साम्राज्य के बहुत सारे परिवर्तन होने लगे इसके अंदर। जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, एक तो यहाँ पे पहले चांदी के सिक्के चलते थे, उसको हटा के गोल्ड के सिक्के चलाने शुरू किए, ताकि आर्थिक रूप से जो मंदी आई हुई है उसको सुधारा जा सके, एक तो। दूसरा, कॉन्स्टेंटाइन ने एक नई आपके राजधानी की शुरुआत की जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। और ये कुस्तुनतुनिया कहाँ आई हुई है? तो रोम का पूर्वी जो भाग था उसमें एक देश, अभी वर्तमान में जो देश आया हुआ टर्की, टर्की के अंदर अभी एक जगह इस्तांबुल, उसी इस्तांबुल का नाम कुस्तुनतुनिया था पहले, और बाद में इस्तांबुल नाम पड़ा जब वहां पे इस्लामिक लोगों ने अटैक करके और उस जगह को जीत लिया था। लेकिन उससे पहले आपके 4वीं शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन ने वहां पे एक नई राजधानी बनाई, और उस राजधानी का नाम दिया कुस्तुनतुनिया, या अंग्रेजी में कहें तो कॉन्स्टेंटिनोपल। और उस राजधानी को बनाने के बाद में रोम का जो साम्राज्य था इसके 2 विभाजन हो गए। जो एक रोम का साम्राज्य बनता है आपके पश्चिमी रोमन साम्राज्य, 2 भाग में विभाजित कर देता है ताकि अच्छे से इसके ऊपर राज किया जाए, और दूसरा जो था उसको बना देता है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था उसकी अगर हम बात करें कि उसकी राजधानी क्या थी, तो रोम शहर उसकी राजधानी थी, और पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी का नाम था कुस्तुनतुनिया, या अंग्रेजी में कहे तो कॉन्स्टेंटिनोपल। वर्तमान में जो देश तुर्की आया हुआ है या टर्की आया हुआ है उसके अंदर जो इस्तांबुल आया हुआ था वो। तो ऐसे करके साम्राज्य के ही 2 भाग कर दिए इस व्यक्ति ने। तो ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य अब 2 साम्राज्य बना दिए इसने, ताकि आधे आधे 2 साम्राज्य हो जाए और आसानी से उसके ऊपर राज किया जाए या रूल किया जाए। और 2 अलग अलग टेरिटरी होगी तो फिर उसके ऊपर अटैक होगा तो दोनों मिलजुल के आसपास के अटैक को देख लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा भारी पड़ गया है इनको। भारी ये पड़ा कि इसके बाद में लगभग आपके पश्चिमी रोमन सभ्यता, ये बात है 4वीं शताब्दी की, और कॉन्स्टेंटाइन वो व्यक्ति था जिसने आपके ईसाई धर्म को मान्यता दी थी। आपके एनसीईआरटी के अंदर कॉन्स्टेंटाइन का दिया हुआ है, हालांकि कुछ इतिहास की किताबें, थियोडोसियस इसके बाद में एक राजा हुआ था, कहते हैं कि उसने ईसाई धर्म को राज्य का धर्म घोषित किया था। इससे पहले रोम के अंदर कोई भी ईसाई धर्म को नहीं मानता था, मतलब कुछ लोग मानते थे लेकिन रोम का प्रशासन या रोम का राजा उसको नहीं मानते थे ईसाई धर्म को। और यहाँ पे एक जो धर्म चलता था बहुदेववाद वाला धर्म चलता था, और इसके बाद में ईसाई धर्म को यहाँ का राज्य धर्म बनाया गया। कॉन्स्टेंटीन ने एक तो दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया, यहाँ का ईसाई धर्म को राज्य धर्म और बना दिया,
और यहाँ से ईसाई धर्म की शुरुआत बहुत ज्यादा होती है। और ईसाई धर्म के जितने भी टेक्स्ट आपको मिलेंगे उसमें कॉन्स्टेंटीन की बहुत तारीफ की हुई होती है, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसने आपके ईसाई धर्म को राज्य का धर्म घोषित करने के बाद में सबसे ज्यादा उसको प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया था। तो इसके बाद में रोमन सभ्यता का लगभग पतन होना शुरू हो जाता है। अब जो यहाँ पे ये कालक्रम दिया हुआ है इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं। अब रोमन सभ्यता का जो पश्चिमी रोम होता है इसका पतन होता है यहाँ पे। अब ये सारे महत्वपूर्ण राजा हमने समझ लिए, इन सारे राजाओं के कालक्रम हमने पूरे समझ लिए, और अब रोमन सभ्यता का अंत किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। अंत को समझने के बाद में हम समझेंगे कि यहाँ का प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, सारी चीजें, क्योंकि पहले तो हम पूरे साम्राज्य के बारे में और उसके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर बाद में एक एक करके दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। अब इसके बाद का जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो डी पॉइंट हमारा यही है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन। ये पतन कब होता है आपके, तो 493 ईस्वी में। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 493 ईस्वी यहाँ पे। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो था उसकी राजधानी थी रोम, और रोम के ऊपर बर्बर जनजातियां जैसे कि ओस्ट्रोगोट्स, ओडेसर, इन सब के हमले होने शुरू हो जाते हैं और थोड़ा कमजोर पड़ जाता है ये पूरा क्षेत्र। और आखिरी जो राजा था उसका नाम रोमिलस अगस्टस था यहाँ पे। तो रोमिलस अगस्टस राजा यहाँ पे था और कमजोर टाइप का राजा था। उसके नेतृत्व में पश्चिमी रोमन साम्राज्य चल रहा था, और 493 ईस्वी आते आते लगभग ये पूरा का पूरा साम्राज्य, इस पश्चिम वाला जो था रोम के ऊपर, जर्मनी की बहुत सारी ट्राइब्स या फिर जनजातियां थी उनका कब्जा हो चुका था, और आसपास के जो क्षेत्र थे वो भी दूसरों ने अपना लिए। जैसे एक जनजाति थी विशिगोट करके, उसने स्पेन के आसपास का जो क्षेत्र जो रोम के साम्राज्य में आता था उसको पूरा का पूरा हड़प लिया था। फिर आसपास के कुछ और क्षेत्र थे आपके, जो फ्रैंक करके एक जनजाति थी, उन्होंने उसको हथिया लिया था। इटली के आसपास के क्षेत्र लोम्बार्डी करके एक जनजाति थी, उन्होंने अपना लिया था। ऐसे करके पूरे के पूरे 493 ईस्वी तक आते आते पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो 1453 वाला मामला क्या था, 1400, इसके बाद में ये पूर्वी रोमन साम्राज्य धीरे 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 आगे बढ़ता है। इसका अंत अभी नहीं होता, इसका अंत होता है आपके 1453 ईस्वी के आसपास। तो तभी मैंने पूरा घटनाक्रम में लिखा था कि 753 से शुरू होकर और 1453 ईस्वी तक पूरा मामला चला था। अब लगभग तो वैसे तो कहा जाता है कि जब पश्चिमी रोम का अंत हो जाता है तो फिर रोमन साम्राज्य का अंत वैसे ही हो चुका था, लेकिन फिर भी क्योंकि पूर्व में उन्होंने एक राजधानी बनाई थी और लगभग वो चल ही रही थी, और वो अपने आप को यही कहते थे कि हम उसी रोम के साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, वहीं से आते हैं, तो फिर आगे पूर्वी रोमन साम्राज्य चलता रहा। और पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत कब होता है, पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी थी आपकी कुस्तुनतुनिया। जब मैं समझाऊंगा तब इसको और अच्छे से आपको समझा दूंगा। का पतन, पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन होता है आपके 1453 ईस्वी के अंदर, और इसकी जो राजधानी होती है कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको हथिया लिया जाता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण वंश का राज रहा था जिसे जस्टिनियन वंश कहते हैं। जस्टिनियन वहां का राजा था। उसने बहुत कोशिश की कि पश्चिमी रोम जिसको खत्म कर दिया गया उसकी बहुत सारी टेरिटरी को वापस जीत के और फिर से रोमन साम्राज्य की स्थापना की जाए, लेकिन कुछ चीज जगह वो जीत पाया था, बाकी सारी जगह वो जीत नहीं पाया था। और फिर उसके बाद में इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के आसपास एक नए धर्म का उदय होता है, आपको पता हो तो इस्लाम। 7वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे इस्लाम इस तरीके से बढ़ता है कि इस्लामी के जो लोग थे वो इस पूरे आसपास के क्षेत्र को, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का क्षेत्र था, इसको बाइजेंटीन भी नाम दिया जाता है, इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पे जीत लेते हैं। और फिर 1453 के आसपास एक इस्लामिक साम्राज्य था जिसका नाम था आपके, आप लोगों ने नाम हो सकता है सुना भी हो उसका, उस्मान गाजी ने उसको शुरू किया था। इसको ओटोमन साम्राज्य कहते थे, ओटोमन एम्पायर अंग्रेजी में कहते हैं। उस ओटोमन एम्पायर या उस्मान गाजी ने जो जिस साम्राज्य की शुरुआत की थी, जो पूरा इस्लाम के ऊपर ही बेस्ड था, उसने आपके इस कुस्तुनतुनिया को 1453 ईस्वी के अंदर जीत लिया। और जीतने के साथ साथ में इस तुर्की वाले पूरे क्षेत्र के ऊपर यहाँ पे जो इस्लामी लोग थे उनका पूरा कब्जा हो गया, और इसी के साथ पूर्वी रोमन साम्राज्य भी पूरा खत्म हो गया। और इस रास्ते को ब्लॉक करने के साथ साथ में बहुत सारी यूरोप में घटनाएं और भी हुई इस समय। 1453 में जब कुस्तुनतुनिया या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया गया इस्लामी लोगों के द्वारा, तब यूरोपियन का जो जमीनी मार्ग था एशिया पहुंचने का, वो बंद कर दिया इन्होंने। और इसी समय में आपको पता हो तो यूरोप के अंदर लोग जो है वो समुद्री रास्ते खोजते हैं भारत की ओर आने के, वो यही टाइम पीरियड था, क्योंकि इस्लाम वालों ने यहाँ पे पूरा इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। तो यूरोप के लोग जो थे फिर आपके समुद्री रास्तों के थ्रू भारत आने के रास्ते खोजते थे। वास्को डिगामा वगैरह हम जो नाम पढ़ते हैं, वो कोलंबस, वो इसी टाइम इस रास्ते को ब्लॉक करने के बाद में ये लोग समुद्री रास्तों को खोजने के लिए निकले थे। तो यहाँ पे इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने एक अपना, यूरोप के लोगों ने नया रास्ता भी खोज निकाला था। तो ऐसे करके पूरे पूर्वी रोमन साम्राज्य का भी समापन होता है और पतन होता है।
तो ये तो पूरी रोमन साम्राज्य की जानकारी थी कि साम्राज्य किस तरीके से चला था। तो अभी तक हमने देखा है किन किन पॉइंट पे हम चर्चा, अभी पाठ में चर्चा अलग से करेंगे, ये तो सिर्फ मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं पूरी। तो हमने देखा कि आपके परिचय हम देखेंगे, उसका मैप देखेंगे, फिर मैप के बाद में हम देखेंगे कौन से स्रोत थे इसके, और फिर हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत की कहानी, पहले राज्य, फिर गणराज्य और फिर साम्राज्य। और साम्राज्य की फिर हम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि साम्राज्य में शुरू में कौन से राजा रहे थे, उसके बाद में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था, और संकट को डायोक्लेशियन ने दूर किया और कॉन्स्टेंटीन ने उसमें और ज्यादा सुधार करके 2 भाग में रोम को बांट दिया। बांटने के साथ साथ में रोम के आपके जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, उसके अंदर ईसाईयत जो धर्म था उसको भी राज्य का धर्म बना दिया। और उसके साथ साथ में फिर जब 5वीं शताब्दी आई तब आपके पश्चिमी साम्राज्य का पतन हो गया, और लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया था। अब यहाँ पे साम्राज्य की जितनी भी बातें थी, राजाओं की जितनी भी बातें थी, इनके पतन तक की पूरी कहानी थी, ये पूरी की पूरी हम यहाँ पे इस पॉइंट तक पढ़ चुके हैं। अब जब ये पूरी साम्राज्य की बात हमें समझ में आ गई और पूरी साम्राज्य की बात समझ आ जाएगी, उसके बाद में हम एक एक करके अब जानेंगे कि यहाँ का प्रशासन कैसा था, अब जानेंगे कि हम यहाँ का समाज किस तरीके का था, अब जानेंगे कि हम यहाँ का धर्म किस तरीके के थे। तो अब उसकी जानकारियां एक एक इसके बाद में लेनी शुरू करते हैं। तो यहां तक के पॉइंट को आप लोग कॉपी में हो सके तो नोट कर लेना साथ साथ में। अब हम बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का रहा था। अगला जो पॉइंट है हमारा वो 5वां पॉइंट है, और 5वें पॉइंट में हम देखने वाले हैं कि रोमन साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके का था। 5वें पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं रोमन साम्राज्य का प्रशासन। देखिए, प्रशासन में सबसे पहला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, ये प्रशासन जो मैं आपको बता रहा हूं ये साम्राज्य का प्रशासन है। याद रखना, गणराज्य का प्रशासन नहीं है। गणराज्य के प्रशासन में सीनेट सबसे ऊपर हुआ करती थी, और ये साम्राज्य का प्रशासन है तो इसमें सबसे ऊपर जो होता था वो सम्राट होता था, फिर उसके अधीन सीनेट होती थी, सीनेट के अधीन बहुत सारे प्रांत आते थे, इस केंद्रीय प्रशासन के अधीन बहुत सारे प्रांत आते थे, जैसे कि प्रांतों की बात अभी हमने की थी। इन प्रांतों के अधीन बहुत सारे नगर आया करते थे। वो नगर कौन कौन से थे उन नगरों को भी हम देख लेंगे, नगर या फिर आपको इनको शहर भी बोल सकते हो। और इन नगर और शहरों के अधीन आते थे ग्राम। इस तरीके से पूरा प्रशासनिक विभाजन किया हुआ था रोम के अंदर। एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे हम जब पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रशासन कैसे था, प्रांत किस तरीके से थे, नगर या शहर क्या थे, शहरों का जीवन किस तरीके का था, ग्राम किस तरीके की इकाई थी, और इनके ऊपर बैठने वाले जो मेन इनके अधिकारी हुआ करते थे उनके क्या क्या अलग अलग नाम थे। इस पूरे प्रशासन को इसके अंदर समझेंगे। जब रोम के प्रशासन को हम समझ लेंगे तो उसके बाद में हम देखेंगे रोम की सेना के बारे में। अब सेना वाली कहानी यहां पे समझेंगे हम। तो यहाँ रोमन सेना जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रोम की सेना किस तरीके की सेना थी। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि व्यापारिक सिस्टम था, मतलब यहाँ पे सेना पेड थी। आर्मी जो पेड प्रोफेशनल आर्मी होती वैसी आर्मी थी। सेना में 25 वर्ष का व्यक्ति जो होता था, मिनिमम एज थी, उसको भर्ती किया जाता था, बाकायदा सैलरी पूरी दी जाती थी। और रोम के सैनिक बड़े योद्धा टाइप के सैनिक थे। और इससे पहले जब गणराज्य था तब तो कहते थे रोम के सैनिक जो था वो रोम के लिए लड़ता था, और कार्थेज के सैनिक थोड़े से इसी कारण पीछे रह गए थे, तब कार्थेज हार गया था। लेकिन रोम की जो सेना थी बड़ी पेड प्रोफेशनल टाइप की सेना थी, और लगभग इसका विस्तार भी बहुत ज्यादा 4वीं शताब्दी तक आते आते हो गया था। कहते हैं कि इनके नंबर 5 से 6 लाख तक नंबर पहुंच चुके थे रोम की सेना के अंदर। तो रोम की सेना एक विशाल सेना हुआ करती थी। अक्सर सेनाओं में भी छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे, और कई बार वेतन को लेकर झगड़े हो जाया करते थे, कई बार आपसी जो तनाव है उसको लेकर झगड़े हो जाया करते थे, कई बार राजा की कुछ ऐसी नीतियां आ जाती थी उसके कारण झगड़े हो जाया करते थे। लेकिन फिर भी जिसके हाथ में सेना रहती थी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। इस समय की ये बात थी। तो ये रोमन सेना के बारे में पढ़ने के बाद में फिर हम आएंगे आपके 7वें पॉइंट के ऊपर, और 7वां पॉइंट है हमारा रोमन समाज के बारे में, कि रोमन जो सभ्यता थी उनका समाज किस प्रकार का था। तो देखिए, इसके समाज को समझने के लिए एक इतिहासकार है जिनका नाम है आपके टैसिटियस। तो क्लॉडियस टैसिटियस पूरा नाम है। टैसिटियस ने आपके 2 विभाजन दिए हैं पूरे समाज के, उस दोनों विभाजन को समझेंगे। एक विभाजन है आपके पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य का, और एक विभाजन है आपके परवर्ती रोमन साम्राज्य का, यानी कि अर्ली एम्पायर का और लेटर एम्पायर का। क्योंकि दोनों समय में धीरे धीरे जिस तरीके से हालात बदले तो समाज भी बदलते हुए नजर आते हैं यहाँ पे। तो टैसिटियस जो इतिहासकार थे उन्होंने आपके विभाजन दिए थे, और उन्होंने ये कहा था कि सामाजिक श्रेणियां जो थी उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। और सामाजिक श्रेणियों की हम बात करें तो सामाजिक श्रेणियों में एक तो आ जाता है आपके पूर्ववर्ती जो रोमन साम्राज्य था वो, और दूसरा आ जाता है आपके परवर्ती।
इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क था। जब पूर्ववर्ती मामला था तब आपके जो क्लासेस थी, जैसे एक सबसे ऊपर जो वर्ग आता था उसको आपके ये लोग बोलते थे पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन के बाद में आ जाता इक्वेस्ट्रियन। ये लैटिन भाषा के शब्द है, बकायदा किताब में दिए, और हिंदी में इनके मतलब क्या वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पेडेस्ट्रियन आ जाता था, फिर इक्वेस्ट्रियन आ जाता था, फिर प्लेब्स सॉर्डिडा, और उसके बाद में स्लेव्स आते थे। ऐसे करके 4 विभाजन दिए हुए। लेकिन उन्होंने कहा जब परवर्ती यानी कि लेटर रोमन एम्पायर 4वीं-5वीं शताब्दी तक आया तब वहां का समाज थोड़ा बदल चुका था। सबसे ऊपर उन्होंने कहा पेडेस्ट्रियन आते थे, और पेडेस्ट्रियन के बाद में वहां पे एक नया वर्ग और जुड़ चुका था जिसे मिडिल क्लास का वर्ग कहते थे। और मिडिल क्लास के वर्ग, मध्यम वर्ग, क्योंकि व्यापार बहुत ज्यादा शुरू हो चुका था तो मध्यम वर्ग का एक नया वर्ग देखने को मिलता है, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के नीचे एक और वर्ग आता था जिसे ह्यूमिलियर्स बोलते थे, निम्न जात वर्ग बोलते थे उसको हिंदी में। और इस निम्न जात वर्ग के अधीन आते थे आपके स्लेव्स। ये सब बातें इसके अंदर दी हुई है। और जब इस समाज को समझेंगे तो इसके साथ साथ में एक और चीज देख लेंगे हम। जब स्लेव्स या फिर दास प्रथा भी इस समय थी तो हम यहाँ पे एक और चीज देख लेंगे कि श्रमिकों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता था। श्रमिकों का नियंत्रण, इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे श्रमिकों के नियंत्रण में। एक तो देखिए यहाँ पे जो दास प्रथा थी उसके बारे में पूरी बात आपको समझाऊंगा, किस प्रकार की दास प्रथा थी, और श्रमिकों के नियंत्रण के साथ साथ में श्रमिक जीवन किस प्रकार का था उसको भी समझेंगे। बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने श्रमिकों के जीवन के बारे में और यहाँ रोम में चलने वाली दास प्रथा के बारे में भी लिखा। दास प्रथा भी पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य में अलग थी और परवर्ती रोमन साम्राज्य में अलग थी। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और परवर्ती में दोनों में फर्क था, क्योंकि परवर्ती रोमन साम्राज्य, जब लेटर रोमन साम्राज्य की बात होती है तब यह था कि दासों को रख पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनके खाने पीने की चीजों को देखना, उनकी पूरी देख रेख करना वगैरह, ये सब चीजें लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही थी और धीरे धीरे दास परंपरा से उनको मुक्त कर रहे थे। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे देखेंगे। फिर जो श्रमिक थे वो अलग अलग जगहों पे काम करते थे। उस समय का जो व्यापार वगैरह मामला था वो बहुत अच्छा था वहां पे। तो उन श्रमिकों के बारे में एक इतिहासकार कॉल्यूमेला उन्होंने लिखा है। फिर एक इतिहासकार है प्लिनी द एल्डर करके नाम है, उन्होंने लिखा श्रमिकों के बारे में। फिर कुछ 398 ईस्वी के आसपास के कुछ कानून मिलते हैं, किस तरीके से श्रमिकों को फैक्ट्री में कार्य करवाया जाता था, वो सब इसके अंदर हम देखेंगे। तो ऐसे करके जो जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनके बारे में सब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसा श्रमिकों का नियंत्रण होता था, दास प्रथा क्या थी, श्रमिक के बारे में क्या था, और ये सारा मामला देखेंगे। तो हम लोग इस पॉइंट तक आपके समझ चुके होंगे कि यहाँ का प्रशासन कैसा था पूरा, फिर यहाँ की सेना के बारे में बात समझ चुके होंगे, और फिर यहाँ का समाज किस प्रकार का था। तो टेसिटियस का विभाजन और श्रमिकों का नियंत्रण। जब हम समाज को पूरा पढ़ चुके होंगे इसके बाद में हम आएंगे इसकी संस्कृति के ऊपर, और संस्कृति के साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि यहाँ का धर्म किस प्रकार का था। तो 7 पॉइंट हमारे इस तरीके से हो जाएंगे। 8वां पॉइंट हमारा किससे जुड़ा हुआ होगा, तो 8वें पॉइंट के अंदर देखते जाइए आप। 8वां पॉइंट है हमारा रोमन संस्कृति के बारे में। रोमन संस्कृति, अंग्रेजी में कहें तो यहाँ का कल्चर किस प्रकार का था। अब देखिए, एक शब्द होता है धर्म और एक शब्द होता है संस्कृति, दोनों अलग अलग है। हम अक्सर इन दोनों को साथ में जोड़ देते हैं, सोचते हैं कि संस्कृति ही धर्म है और धर्म से ही संस्कृति आई, बट थोड़ा सा मामला अलग है। देखिए, कल्चर का सिंपल सा मतलब इतना होता है कि आपके रहन सहन के जो पैटर्न है वो वाले, खाना पीना, कपड़े पहनना और आपका बातचीत करना, व्यवहार वगैरह, ये सारी चीजें आपकी संस्कृति है। और संस्कृति धर्म से नहीं आती, क्योंकि धर्म जब नहीं थे, उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी में रिलीजन जिनको कहा जाता है, जैसे कि आपके हम अब हिंदू रिलीजन नाम देते हैं, इस्लाम रिलीजन नाम देते हैं, क्रिश्चियनिटी नाम देते हैं, या यहूदी या जूइश रिलीजन नाम देते हैं, ये रिलीजन नहीं थे तो उससे भी पहले कल्चर था, क्योंकि कल्चर हमारे आमतौर के व्यवहार वगैरह इन सब चीजों में आ जाता है। और बाद में जब धर्म आया तो धर्म के नए नियमों के हिसाब से हमने हमारी संस्कृति को और ज्यादा बदल दिया। तो कल्चर और धर्म में थोड़ा सा फर्क है। धर्म तो वो रास्ता हो गया जिसके तहत मोक्ष के मार्ग वगैरह मिलते हैं, करते हैं वो सारी चीजें, लेकिन संस्कृति थोड़ी सी अलग हो जाती है। हाँ, संस्कृति के अंदर धर्म के एलिमेंट आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धर्म नहीं थे ना तब भी संस्कृति थी। तो संस्कृति का बेसिक मतलब इतना ही होता है कि हम किस तरीके, जब सभ्यता से सभ्य तरीकों से हम रहना सीखे करें तो वही हमारी जो संस्कृति थी। धर्म बाद में जुड़े संस्कृति के साथ में। लेकिन यहाँ पे हम संस्कृति के अंदर क्या समझने वाले हैं, तो रोम के अंदर परिवार का मामला किस तरीके था। तो एकल परिवार हुआ करते थे, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस फैमिली कहते हैं आपके। तो परिवार का मामला समझेंगे और इसमें साथ साथ में लिंग को भी समझेंगे। लिंग का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल जो हुआ करती थी उनके अंदर क्या कोई डिफरेंस होते थे या नहीं होते थे, तो उसको भी साथ साथ में समझेंगे कि किस तरीके से दहेज प्रथा इस समय भी चलती थी, तो दहेज प्रथा का मामला क्या था, परिवार का मामला क्या था, इन सबको समझेंगे। फिर इसको समझने के बाद इस संस्कृति में एक और चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं भाषाएं। रोम में देखिए इस समय बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी, और सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा थी वो वहां पे लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा थी।
ज्यादातर प्रशासन का काम जो था वो आपके लैटिन भाषा में होता था, ग्रीक भाषा थी, इसके अलावा भी और भाषा थी, एक आपके सेल्टिक भाषा थी, कॉप्टिक भाषा थी, अर्मेनियन भाषा थी, अरेबिक की भी कुछ उसमें यूज किए जाते थे। अरेबिक हालांकि बाद में उसको अर्मेनियन भाषा को बाद में अरेबिक नाम दिया गया था, उसी में बदलाव करके, लेकिन कुछ कुछ चीजें उस समय इसमें भी यूज की थी। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उस समय में। तो रोम में काफी विविधताएं दिखती है इस पूरे साम्राज्य के अंदर, क्योंकि देखिए 3 अलग अलग महाद्वीप आए हैं, तो तीनों की अलग अलग संस्कृतियां भी आएंगी और साथ साथ में भाषाएं भी अलग अलग आएंगी। तो कौन सी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती थी ज्यादातर वो भी देख लेंगे, और साथ साथ में हम ये भी देख लेंगे कि इस समय की आपके जो लिटरेसी रेट होती है, लिटरेसी के रेट का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग कितने थे, उसको भी साथ साथ में हम यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे साक्षरता का मामला क्या था। भाषाएं व साक्षरता, इन दोनों को यही साथ देख लेंगे। 10 से 20% लोग थे वो ज्यादातर साक्षर थे, जिनमें लैटिन और ग्रीक भाषाएं आती थी। बाकी लगभग जितना भी वर्ग था वो सारा का सारा आपके वहां की लोकल भाषाएं जो होती थी उनके प्रांत की वही बोलते थे, लेकिन प्रशासनिक कार्य जितने भी होते वो लैटिन और ग्रीक भाषा में किए जाते थे। एक क्षेत्र आएगा ट्रिपोलिटेनिया और सारेनिया, वो आपके नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है। उसमें से अब हम देखेंगे मैप के अंदर ही कि उसके अगर पश्चिमी हिस्सों की तरफ जाओगे तो आपको वहां ज्यादातर आपके लैटिन भाषा देखने को मिलेगी, और पूर्वी हिस्सों की तरफ जाओगे तो आपको वहां पे ग्रीक भाषा ज्यादातर बोलने को मिलेगी। वो हम यहाँ पे साक्षरता के साथ साथ में समझ लेंगे। तो परिवार आ गया, फिर भाषाएं आ गई, और इसके साथ साथ में तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ का शहरी जीवन किस प्रकार का था, कि लोग जो शहरों में रहते थे, संस्कृति शहरी जीवन के साथ में जुड़ी, तो शहरी जीवन वाला बिंदु यहाँ पे आके जुड़ता है। शहरी जीवन के अंदर हम देखेंगे कि लगभग 365 जो दिन हुआ करते थे, उसमें से लगभग 176 दिन जो थे यहाँ पे वार त्योहार वाले दिवस हुआ करते थे। लोग जो थे वो स्पोर्ट्स वगैरह, इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह, खेलने के काम वगैरह वो सब करते थे, और काफी जो थिएटर की परफॉर्मेंस वगैरह होती थी वो भी यहाँ पे की जाती थी, नाट्य कला वगैरह ये सब चीजें भी होती थी। ये भी शहरी जीवन के अंदर हम देख लेंगे। जब रोमन संस्कृति का मामला पूरा हो जाएगा तो 9वें पॉइंट के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे समझेंगे कि रोम के अंदर धर्म का मामला किस प्रकार का था। रोम और धर्म का क्या मामला था। देखिए, धर्म का मामला जो शुरुआत होती है सबसे पहले रोम के अंदर, या किसी भी सभ्यता को अगर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हम उसके धर्म को अगर समझना चाहें तो उसमें एक चीज देखते हैं कि प्रकृति प्रेमी होते हैं लोग। दूसरा, लगभग हर सभ्यता के लोग कुछ ना कुछ चिन्ह को पूजते हैं, जैसे किसी ने मूर्ति बना के पूजना शुरू कर दिया, किसी ने पेड़ को पूजना शुरू कर दिया, कुछ और उसके आसपास की कोई चीज दिखी तो उसको पूजना शुरू कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि रोम का इस समय का जो, जब 753 ईस्वी के आसपास रोम की शुरुआत होती है, तब से लेकर और लगभग 4-4 शताब्दी जब तक कॉन्स्टेंटीन आता है, तब तक रोम के अंदर बहुदेववादी प्रथा चलती थी। यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीथिस्टिक, यानी पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब होता है आपके कि जो बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हो, मूर्तियों की पूजा जो ज्यादातर करते हो, इस तरीके की सभ्यता यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें इनके मार्स इनके भगवान थे, जुपिटर इनके भगवान थे, ब्रूनो, फिर आपके ऐसे अपोलो, ऐसे कई सारे इनके भगवानों के नाम आते हैं, वो ये इनको पूजा करते थे। साथ साथ में एक और धर्म भी चलता था जिसको जुदाइज्म कहते हैं अंग्रेजी में, और यही सामान्य हिंदी में कहूं तो मैं उसको यहूदी धर्म कहते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पे यहूदी धर्म का भी प्रचार प्रसार था। यहूदी एक पुराना धर्म है, और इसी यहूदी धर्म में ही आपके जीसस क्राइस्ट ने सुधार लाए थे और नया धर्म शुरू किया था, जिसे क्रिश्चियनिटी कहते हैं या फिर आपके ईसाई धर्म कहते हैं। तो पहले बहुदेववादी रहा करते थे यहाँ के लोग ज्यादातर, उसको देख लेंगे हम, बहुदेववादी। और बहुदेववादी के बाद में जो यहाँ के लोग थे वो बाद में नहीं, उसी के साथ साथ में यहूदी धर्म भी यहाँ पे था, और यहूदी धर्म के बाद में इस पूरे क्षेत्र का आपके ईसाईकरण हो गया। ईसाईकरण का मतलब है कि धीरे धीरे यहाँ की पूरी जनसंख्या ने ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर लिया। इसी यहूदी धर्म के अंदर सुधार किए गए थे जीसस क्राइस्ट के। जीसस क्राइस्ट खुद यहूदी थे और उन्होंने इसी धर्म में सुधार करके नया धर्म शुरू किया था, जिसे ईसाई धर्म कहा जाता है। और ईसाईकरण जो है वो आगे 4वीं शताब्दी के बाद हुआ, जब आपके कॉन्स्टेंटिनस को राज्य धर्म घोषित किया था। हमने पढ़ा अभी और आगे और पढ़ेंगे भी अच्छे से। तो उसको घोषित करने के बाद में इस पूरे क्षेत्र का ईसाईकरण हो गया, और अब आप देखोगे तो यूरोप के अंदर पॉलीथिस्टिक या बहुदेववादी वाला मामला नहीं है, और यहाँ पे मोनोथिज्म रिलीजन, यानी कि एक ही भगवान को पूजना, जो यहूदी भी मानते हैं। यहूदी मोनोथिज्म भी बिलीव करते थे, लेकिन यहूदी धर्म के अंदर इस समय तक आते आते बहुत सारे आपके आडंबर वगैरह हो गए थे, उसी को सुधार करके एक नया धर्म बनाया गया था, ईसाईकरण। रोम के सम्राटों ने शुरू में ईसाई धर्म को बिल्कुल नहीं अपनाया। जितने भी ईसाई लोग वगैरह आते थे उन सबको वो लोग कुछ ना कुछ मतलब बाहर ही रखते थे, और मतलब रोम में उसका प्रचार प्रसार नहीं करने देते थे रोमन साम्राज्य के अंदर। जीसस क्राइस्ट की जो मृत्यु हुई थी उस समय भी यही हाल था। जीसस क्राइस्ट इस धर्म को जो
प्रचार प्रसार या लोगों में जो जागरूकता की सही को लेके बात कर रहे थे, लेकिन उस समय के लोगों को ये बात ज्यादा समझ में नहीं आती थी। तो उनका मृत्यु वाला वृतांत भी इसी रोमन साम्राज्य के साथ में शुरू हुआ था। ये बात सीरिया के आसपास के इलाकों की है, और जब आपके जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म होता है पहली शताब्दी के आसपास, तब रोम के जो वहां पे गवर्नर था वो पॉइंटियस पायलट करके था, और उसी ने फिर जीसस का क्रूसिफिक्शन किया था, उनको लटकाया था। ये सब बातें इसी टाइम पीरियड की है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि ये भी था, ये मामला भी था, और बाद में ईसाईकरण हो गया रोम के पूरे धर्म का। अब रोम के धर्म को पढ़ने के बाद में हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है हमारा रोम का जो आर्थिक जीवन है वो, उसको थोड़ा सा देख लेंगे 10वें पॉइंट के अंदर। और आर्थिक जीवन के बाद में आ जाएंगे रोम की वास्तुकला, रोमन आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के अंदर देखिए, रोम के अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे खेती के बारे में, और खेती में भी आपके जैतून का जो तेल निकाला जाता था उसके बारे में। जैतून का तेल, फिर वो जैतून का तेल कभी स्पेन में, फिर नॉर्थ अफ्रीका में, ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय के दौरान उसकी खेती को लेके काफी कंपटीशन रहता था लोगों के अंदर, और इसका बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। वर्तमान में भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ऑलिव ऑयल की खेती का मामला जो स्पेन के साथ में जुड़ा हुआ है। खेती के अलावा यहाँ के आर्थिक जीवन में व्यापार भी आता था, अलग अलग क्षेत्रों के साथ में व्यापार भी करते थे, और आसपास की जो किंगडम्स होती थी, छोटी छोटी किंगडम जो इस साम्राज्य के अधीन थी, उनको व्यापार करने के लिए भी उन्होंने छूट दे रखी थी, और वो व्यापार करके कमाते थे और फिर रोम के साम्राज्य को टैक्स भी पे करते थे। तो वो चीज भी हम देख लेंगे। फिर यहाँ के जीवन में आपके पशुपालन जैसी बातें भी आ जाती है। कई ऐसे क्षेत्र भी थे जो थोड़े बैकवर्ड क्षेत्र थे, और वहां पशुपालन के कार्य भी किया जाते हैं। जैसे नुमिडिया का एक क्षेत्र था, नॉर्थ अफ्रीका का ही जगह है, वहां पे नुमिडिया का नाम की, वहां पे ट्रांस ह्यूमन्स वगैरह क्या थे, उसको भी हम इसके साथ में पशुपालन के साथ में देख लेंगे। तो पशुपालन वाला मामला हो जाएगा, व्यापार वाला मामला, खेती वाला मामला, और साथ साथ में हम देखेंगे यहाँ पे आर्थिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक आधारभूत जो ढांचे बने हुए थे उसके बारे में। माइंस के कुछ ढांचे बने हुए थे, कुछ ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है, क्वेरिंग माइंस वगैरह, ये सब चीजें भी यहाँ पे होती थी, ताकि गोल्ड और सिल्वर वगैरह निकाल जाते, उसके लिए माइनिंग भी की जाती थी। वो आर्थिक आधारभूत ढांचे कौन कौन से थे उसको भी हम इसके साथ साथ में 10वें पॉइंट में देख लेंगे। 11वां जो हमारा पॉइंट आएगा वो आखिरी पॉइंट है हमारा, आखिरी नहीं, इसके बाद एक और पॉइंट है सिर्फ, वो है आपके रोमन वास्तुकला। कि रोम की जो वास्तुकला थी वो किस प्रकार की थी। रोमन वास्तुकला के अंदर 5-6 पॉइंट आ जाएंगे। एक शब्द आता है पियाजिया, वहां के दुकान और चौराहे को बोलते हैं। फिर वहां पे एक शब्द और आ जाता है एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब हो गया वहां के थिएटर टाइप का कुछ मामला, जहां शोज वगैरह, म्यूजिक, ये सब चीजें चलती थी। कोलोजियम आ जाएगा आपके, फिर पोंटू गार्ड और एक्विडक्ट, ये सब क्या चीजें हैं, वो इसी आधार वास्तुकला के साथ साथ में मैं आपको पूरी समझा दूंगा। हम फोटो के साथ में इस पूरी बात को समझ लेंगे। और वास्तुकला खत्म होने के साथ साथ में रोम का मामला यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहले हम पूरे साम्राज्य को पढ़ेंगे, फिर हम राजा को पढ़ने के बाद में हम आएंगे उसके समाज, प्रशासन, उसका धार्मिक जीवन वगैरह, इन सबको। किताब की सारी बातें आ गई, लेकिन मैंने इनको अलग अलग पॉइंट के अंदर बताया ताकि आपके सारे पॉइंट एक साथ साथ में क्लियर हो। अब हम इन एक एक पॉइंट को आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्लियर करेंगे। और एक और पॉइंट यहाँ पे लास्ट जुड़ेगा जो कि आपकी जानकारी दी हुई है 12वें पॉइंट के अंदर एक साम्राज्य के बारे में, उसका नाम है ईरान का साम्राज्य। ईरान के साम्राज्य की बात करें तो इसकी शुरुआत भी लगभग रोमन साम्राज्य की जब हुई थी तभी हुई थी, और दो बड़े वंश थे यहाँ पे, एक पार्थियाई वंश था और एक ससानी वंश था। थोड़ा सा इसका मैप देख लेंगे, दोनों वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, और रोम के साथ में इनके क्या रिश्ते उस समय रहे थे उसको भी देख लेंगे, ताकि पहले पूरा रोम समझ में आ गया, फिर हम ईरान को पढ़ेंगे। क्योंकि किताब के अंदर ईरान और रोम को एकदम साथ में दिया हुआ है, लेकिन हम मैप में तो दोनों को पहले अलग से पढ़ेंगे, फिर पूरा रोम पढ़ेंगे, और जब रोम पूरा समझ आ जाएगा तो फिर ईरान को उसके साथ साथ में मिलजुल के पढ़ लेंगे कि यहाँ की सेना कैसी थी और वहां की सेना में क्या फर्क था, कौन से वंश यहाँ पे रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, और थोड़ी जानकारी ईरान के बारे में भी हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से मामला चला। जो ईरान के वंश थे उस समय आपके कोई मुस्लिम धर्म वगैरह यहाँ पे नहीं था। इस समय यहाँ पे धर्म चलता था पारसी धर्म, जिसको अंग्रेजी में ज़ोरास्ट्रियनिज्म कहते हैं। तो वो पारसी धर्म ईरान के साम्राज्य के अंदर यहाँ पे था, और उसका क्या क्या मामला था वो ईरान के साम्राज्य के साथ में आखिरी पॉइंट में हम देख लेंगे। तो रोमन सभ्यता के अंदर ये टोटल 12 पॉइंट है पूरे के पूरे रोम के अंदर, जिसमें सारे राजा आ जाते हैं, उनका सारा जीवन आ जाता है, और इन 12 पॉइंट में जाके पूरा रोम का पार्ट समझ में आता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और अब एक एक करके अगले लेक्चर्स के अंदर हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि इसकी पूरी बात समझ में आ जाए। इस पार्ट को इतना अच्छे से समझाने के पीछे के कारण ये है, एक एक करके आगे कम से कम 15-20 लेक्चर लगते हैं इस पूरे पार्ट को समझाने के। ये तो सिर्फ मैंने पॉइंट बताए कि इतने पॉइंट है इसके अंदर। आगे कई सारी परीक्षाओं में भी ये पार्ट काम आ जाता है। आपके यूपीएससी वगैरह में जाओगे तो उसके फाउंडेशन वगैरह में ये पार्ट आ जाता है, विश्व इतिहास वगैरह कहीं भी लोगे तो उसमें भी ये पार्ट की बातें आ जाती है। और क्योंकि एनसीईआरटी में तो बेसिक फाउंडेशन की सारी चीजें दी हुई, तो हमारा फाउंडेशन पहले से क्लियर होना चाहिए,
इस तरीके से हम इस पूरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, और कुछ लेक्चर्स और आपके साथ साथ में आएंगे, टीचर्स के इंट्रोडक्शन भी आएंगे, और उस इंट्रोडक्शन के साथ साथ में मैं भी अपने सामाजिक विज्ञान वगैरह क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन वगैरह भी आपको दूंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।